मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो इस बार भाई 2027 वाले बच्चे जो हैं, आज की इस क्लास को जरूर पूरा का पूरा देखना। जो जो बच्चे 2027 में अपना सामाजिक विज्ञान का भाई पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई यहाँ पर आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देखने के बाद आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों में इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। पेपर देने जाओगे भाई, सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को इसी क्लास से मिलने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, इस मॉडल पेपर से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न भाई मिलने वाले हैं, इस बात का मैं वादा भी करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा अनुक्रमांक और नाम वगैरह यहाँ पर लिख देना। कोर भाई आप लोगों का दिया 822 DF कोड का पेपर है ना। कोर भी देख लेना अपना। समय हमारा दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर तैयार कर लेना है। अब देखो, पेपर देने जाना तो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश तो यहाँ पर दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। शुरुआती के जो भाई 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश देख लो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर ये हमारा, इस पेपर के भाई जितने प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। इसके बाद आगे देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पर निर्देश नंबर नेक्स्ट 4, निर्देश नंबर 4 कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाना है तो आप लोगों को इरेजर और व्हाइटनर बिल्कुल भी नहीं दे करके जाना है। अब आगे देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 नंबर कहता है कि खंड बा जो है 50 अंक का रहने वाला है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न भी दिए गए हैं, यानी कि मानचित्र आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाएगा। चलो आगे देखो, निर्देश नंबर अगला, ये देखो प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक सम्मुख दिए गए हैं। और निर्देश नंबर यहाँ पर 7 कहते हैं कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उस पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से अवश्य संलग्न कीजिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए भाई, अब यहाँ से मैं आप लोगों को स्टार्ट कर देता हूँ पेपर। पूरे के पूरे प्रश्नों को तैयार कर लेना, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा दिया खंड आ, जिसमें हमारे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 20 नंबर का भाई मेरा बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे प्रश्न भाई देख लीजिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बता दीजिए। राष्ट्रवाद का प्रारंभ भाई जिस देश में हुआ उस देश का नाम बता दीजिए। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ भाई जिस देश में उस देश का नाम फ्रांस हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 ही हमसे कह देता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1 नंबर का आ जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो भाई फ्रांस की जो क्रांति वो 1789 ईस्वी में हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो भाई प्रश्न नंबर 3 का देखो राइट आंसर हो जाएगा 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 में हुआ था। अब आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कहता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि जो असहयोग आंदोलन है भाई, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका डी ऑप्शन भाई आप लोगों का सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर दिया था। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। ये भी भाई पेपर में 1 नंबर का आएगा। देखो कहाँ किया था, तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में किया था महात्मा गांधी जब भारत आए, उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। अब आगे देखो अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 6 को देखने वाले हैं कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। एक नंबर का आएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ए ऑप्शन दिए जलोढ़ मृदा है, बी ऑप्शन दिए पर्वतीय मृदा है, सी ऑप्शन दिए लाल मृदा है और डी ऑप्शन दिए लैटेराइट मृदा है। तो भाई भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन वाइज सही हो जाएगा। ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 7 कहते हैं कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कौन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7। तो भाई प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कानपुर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इसका ए ऑप्शन भाई सही हो जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन जो कहलाता है वो कानपुर ही कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन भाई किससे संबंधित है। एक नंबर का आ जाएगा। चिपको आंदोलन जो है भाई वो आप लोगों का वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आगे देखो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। एक नंबर का पेपर में आएगा कि सूती वस्त्र उद्योग जो है भाई किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिए कृषि से, तो बी ऑप्शन दिए बागवानी से, सी ऑप्शन दिए वृक्षारोपण से, डी ऑप्शन दिए खनन से। तो भाई सूती वस्त्र उद्योग जो है किससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा कृषि से संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि से संबंधित है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि वन महोत्सव आरंभ किया था। वन महोत्सव आरंभ किया था। एक नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। तो वन महोत्सव किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी द्वारा आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा है। एक नंबर का ये भी आएगा कि इसमें से भाई समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखो प्रश्न नंबर जो 11 है, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। हमारा जो शिक्षा हो गया और वन हो गया और मजदूर संघ हो गया, शिक्षा वन मजदूर संघ ये सब समवर्ती सूची से संबंधित हो जाएंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। एक नंबर का आएगा कि भारत में शिशु लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा 940। 940 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। बता दीजिए भाई किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। एक नंबर का पेपर में आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है मेरा भाई इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा किया जाता है। अब आगे देखो, आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी होती है। एक नंबर का आएगा। तो भाई किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नागरिकों के प्रति। नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए भाई क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है। पत्थर पर आधारित उद्योग कौन सा है। बता दीजिए पत्थर पर आधारित उद्योग कौन सा है। एक नंबर का आएगा प्रश्न है कि पत्थर पर आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन दिए जूट उद्योग, बी ऑप्शन दिए चीनी उद्योग, सी ऑप्शन दिए रेशम उद्योग, डी ऑप्शन दिए सीमेंट उद्योग। तो भाई पत्थर पर आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा बताइए भाई। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्थर पर आधारित जो उद्योग है उसका नाम है सीमेंट उद्योग। पेपर में भाई एक नंबर का प्रश्न आएगा। और प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भाई वर्ष 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1935 में हुई थी। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखो हमसे कहता है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। एक नंबर का आएगा भाई पेपर में कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। प्रश्न नंबर 17। तो भाई प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। औसत आय जो होती है ये विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मुद्रा का जो निर्गमन है वो किसके द्वारा किया जाता है। एक नंबर का आएगा
कि जो मुद्रा का जो निर्गमन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और प्रश्न नंबर 19 देखो कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। एक नंबर का आएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भाई कहाँ पर है। ए ऑप्शन दिए जिनेवा, बी ऑप्शन दिया फ्रांस, सी ऑप्शन दिया जर्मनी और डी ऑप्शन दिया चीन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, बताइए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 20 देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, एक नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन दिया इंडियन बैंक, सी ऑप्शन दिया भारतीय रिजर्व बैंक, डी ऑप्शन दिया ओवरसीज बैंक। तो भाई प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक सही हो जाएगा। ये हमने भाई आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बताए, 20 प्रश्न आप लोगों के मैंने 20 नंबर पक्के करा दिए। 20 नंबर भाई आप लोगों के पक्के हो गए। अब इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखो लिखा है कि खंड बा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खंड बा जो पेपर में 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए, आप लोगों को देना है। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। पहला कारण देखो महामंदी के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रभाव है व्यापार में भारी गिरावट। दूसरा हमारा प्रभाव है किसानों और काश्तकारों की बदहाली, है ना। तो इसको पढ़ेंगे। 4 नंबर का भी पेपर में आएगा प्रश्न। इसका देखो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 इसमें डालेंगे आयात निर्यात आधा होना। 1928-1934 के बीच भारत का जो आयात निर्यात जो है घटकर लगभग 50% आधा रह गया। फिर दूसरा दिया है कीमतों का गिरना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के कारण भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें जो हैं तेजी से गिर गई। तो ये हमको इतना लिख देना। इसके बाद आगे देखो प्रश्न यहाँ पर देखो ये लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे किसानों और काश्तकारों की भारी बदहाली में लिखेंगे पहली डाले कृषि कीमतों में 50% कमी। 1928-1934 के बीच भारत में गेहूं और जूट जैसी फसलों की कीमतें 50% तक गिर गईं। फिर लगान का बोझ यथावत। मंदी के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक कारों और लगान में कोई छूट नहीं दी। अब इसके बाद आगे देखो तीसरा प्रभाव क्या है। तीसरा प्रभाव भाई देखेंगे। तीसरा प्रभाव यहाँ पर देखो कहता है सोने का निर्यात, कीमती धातुओं की बिक्री। पहले इसमें लिखेंगे पहले हेडिंग डालेंगे जमींदारों और किसानों की मजबूरी। अपने खर्च और सरकारी लगान को चुकाने के लिए किसानों को अपने पास संचित सोना और चांदी बेचना पड़ा, है ना। अब आगे देखो वैश्विक तरलता को सहारा। इस दौर में भारत से भारी मात्रा में सोने का निर्यात हुआ, जिसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने में मदद की। इतना सब कुछ कर लिया भाई। अब यहाँ से एक अथवा करके दिया जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। 2 में से भाई आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया। आगे देखो दूसरा प्रश्न को क्या कहता है। दूसरा प्रश्न जो है 4 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताने हैं। यहाँ पर लिखना उत्तर या फिर डालना है हेडिंग डालना है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य है भूमि का समान वितरण। पहला क्या है, भूमि का समान वितरण। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखेंगे। इसमें लिखेंगे भूमि सुधार प्रमुख उद्देश्य भूमिहीन एवं छोटे किसानों को भूमि उपलब्ध कराना तथा भूमि के असमान वितरण को कम करना, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित हो सके। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर इसके बाद आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भाई लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरी हेडिंग डालेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि। भूमि का उचित उपयोग, चकबंदी तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना भूमि सुधार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
तीसरी हेडिंग डालेंगे किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार। यहाँ पर देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि भूमि सुधार के माध्यम से किसानों को भूमि का स्वामित्व, सुरक्षा तथा उचित अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। ये हमारी तीसरी हेडिंग पड़ेगी। तीसरी हेडिंग है। चौथी हेडिंग देखो कौन सी पड़ेगी। चौथी हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर कि कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना। यहाँ पर लिखेंगे भूमि सुधार का उद्देश्य बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करना, भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन करना तथा कृषि क्षेत्र का संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करना है। इतना करना है। तो भाई हमने इतना आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। फिर इसके बाद आप लोगों का एक अथवा करके दिया गया है। अथवा करके दिया गया है कि यहाँ पर अथवा वाला देख लो भाई, मैंने ये वाला सॉल्व करा दिया है ना। अथवा वाला देख लो। अथवा करके कहता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर क्षेत्र में अंतर बताइए, है ना। तो अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखो कहता है इसमें से दो में से एक प्रश्न सॉल्व करना है। तीसरा प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। चलिए भाई तर्क देते हैं। उत्तर में डालेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कि सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे भेदभाव और संघर्ष में कमी। तीसरी हेडिंग डालेंगे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है ना। आप देखो यहाँ पर इसमें देखो क्या लिखेंगे। इसमें लिखेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे समाज के सभी वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों को शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे भेदभाव और संघर्ष में कमी। जब सभी समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो आपसी मतभेद और संघर्ष कम होते हैं तथा सामाजिक भेदभाव बना रहता है। दूसरी हेडिंग ये डालेंगे। तीसरी हेडिंग देखो क्या डालेंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सत्ता की साझेदारी से जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ता है। जब सत्ता की साझेदारी होती है तो जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनती है। इतना करने के बाद फिर चौथा नंबर पर निष्कर्ष लिख देना कि निष्कर्ष देखो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और देश में शांति, समानता तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। इसको सॉल्व करो या फिर एक और अथवा करके दिया गया। अथवा वाला देख लो। अथवा करके दिया केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 4 नंबर का पेपर में आएगा कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए भाई। अब यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है आर्थिक विकास। पहला डालेंगे आर्थिक विकास की राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य देश की आय, उत्पादन, रोजगार तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना है। अब आगे देखो, आगे दिया है सामाजिक। दूसरी हेडिंग डालेंगे सामाजिक विकास। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सामाजिक न्याय तथा सभी नागरिकों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे मानव संसाधन का विकास। यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वे राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकें। और फिर चौथी हेडिंग देखो कौन सी डालेंगे। चौथी हेडिंग डालेंगे सतत एवं समावेशी विकास। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रीय विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की भी रक्षा हो, साथ ही विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। इसके बाद भाई अथवा करके देख लो। अथवा वाला दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बता दीजिए। ये भाई आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का वर्णात्मक सेकंड। वर्णात्मक सेकंड यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को कम से कम 150 शब्दों में उत्तर लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न हमसे कहता है कि असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का पेपर में आएगा, सीधा भाई 6 नंबर का आएगा। कि अब इसका देखो उत्तर देखो कैसे लिखेंगे।
दो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। उत्तर है इसका, फिर एक अथवा करके दिया गया है। अथवा करके दिया गया है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कीजिए। दो में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं ऊपर वाला सॉल्व करा देता हूँ। ये वाला मैं भाई सॉल्व करवा देता हूँ इसको। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसका उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने 1920 में किया। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब पहली हेडिंग डालेंगे विद्यार्थियों की भागीदारी, कि हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया तथा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया। दूसरी हेडिंग डालेंगे वकीलों की भागीदारी। इसमें लिखेंगे कि अनेक प्रसिद्ध वकीलों जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सरकारी अदालतों में वकालत छोड़कर आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग देखो कि किसानों और मजदूरों की भागीदारी। इसमें लिखेंगे किसानों ने लगान का विरोध किया तथा मजदूरों ने कई स्थानों पर हड़तालें की। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन को मजबूत बनाया। फिर इसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे व्यापारियों और उद्योगपतियों की भागीदारी। इसमें लिखेंगे व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। इससे स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। फिर इसके बाद पांचवी हेडिंग डालेंगे, कौन सी पांचवी हेडिंग है भाई? पांचवी हेडिंग यहाँ से डालेंगे महिलाओं की भागीदारी। इसमें लिखेंगे कि महिलाओं ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने धरने दिए तथा खादी के प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान दिया। अच्छा भाई, इतना आप लोगों का हो गया। फिर ये हमारा अथवा वाला भी सॉल्व कर लेना। अब प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरा जो पेपर में भाई 6 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। कि प्राकृतिक संसाधन से भाई आप क्या समझते हैं? बस देख लीजिए उत्तर। देखो इसका कैसे लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का अर्थ। अब यहाँ पर डालेंगे प्राकृतिक संसाधन का अर्थ। इसमें अर्थ में लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रकृति से प्राप्त हुए सभी पदार्थ एवं साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वन, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। इसके बाद आगे देखो मैं बात करता हूँ कि कोयला संसाधन का वितरण। इसमें लिखेंगे भारत में कोयले के प्रमुख भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। झारखंड का झरिया तथा पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे देखो कोयला का महत्व, क्योंकि हमसे कोयले के महत्व पूछे गए थे। पहले हेडिंग डालेंगे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोयला ताप विद्युत गृहों में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। उसके बाद आगे दूसरी हेडिंग डालेंगे उद्योगों का आधार, कि इसका उपयोग लौह इस्पात, सीमेंट तथा बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। थर्ड हेडिंग डालेंगे आर्थिक विकास में योगदान। और आर्थिक विकास में योगदान इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि कोयला उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करता है तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का पेपर बनेगा। तो भाई ये जो प्रश्न है 6 नंबर का बनेगा। इसका उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ से इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे कि भारत में बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक उपयोग तथा इसके बाद वर्षा के असमान वितरण के कारण जल दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहली हेडिंग डालेंगे जनसंख्या में वृद्धि, दूसरी हेडिंग डालेंगे वर्षा का असमान वितरण, है ना। ये सारी की सारी हेडिंगें भाई आप लोग याद कर लीजिए। पहली हेडिंग है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरी हेडिंग डालेंगे वर्षा का असमान वितरण। इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या के कारण पीने, घरेलू कार्यों, कृषि तथा उद्योगों में जल की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे जल की कमी कम हो रही है। क्या जल की कमी हो रही है?
दूसरा है वर्षा का असमान वितरण। इसमें देखो कि भारत के सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में वर्षा नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जबकि कई क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होने से जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आगे देखो, आगे है भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल का अत्यधिक दोहन, इसमें लिखेंगे कृषि उद्योग तथा घरेलू उपयोग के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और चौथी हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे नदियों, झीलों, तालाबों में औद्योगिक अपशिष्ट, सीवर तथा कचरा डालने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो जाती है। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। अब भाई आगे देख लो, यहाँ से आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 स्टार हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 जो है पेपर में 6 नंबर का आएगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, उत्तर में डालेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी, कम लागत पर कपड़ा बेचना। दूसरी समस्या थी कच्चे माल की कमी। तो इसमें इसमें देखो लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से कपड़ा बहुत कम कीमत पर खरीदती थी, इससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे कच्चे माल की कमी। इसमें देखो लिखेंगे कि कपास और अन्य कच्चा माल महंगा होने के कारण बुनकरों को उत्पादन करने में कठिनाई होती थी। तीसरी हेडिंग भाई पड़ेगी आप लोगों की कौन सी, ब्रिटिश मशीन। तीसरी हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों से प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड के कारखानों में बने सस्ते मशीन निर्मित कपड़े भारतीय बाजारों में आने लगे, जिससे भारतीय कपड़ों की मांग घट गई। अब कंपनी का कठोर नियंत्रण, इसमें लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों को केवल अपने लिए काम करने के लिए बाध्य करती थी और दूसरे व्यापारियों को कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं देती थी। इसके बाद आगे देखो कि बेरोजगार और बेरोजगारी और गरीबी। इसमें देखो कि कपड़ों की मांग कम होने और उचित आयु न मिलने के कारण अनेक बुनकर बेरोजगार हो गए तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अगली हेडिंग देखो कौन सी पड़ेगी कि यहाँ पर डाल देना कि पारंपरिक उद्योग का पतन। इसमें लिखेंगे इन सभी कारणों से भारत का पारंपरिक बुनकरी जो उद्योग है धीरे धीरे कमजोर होता गया और कई बुनकरों को अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा। अथवा करके लिख देंगे यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख, ये वाला प्रश्न भाई देख लो। और मानचित्रकार देखो पूछा गया। अब 10 नंबर का भाई आप लोगों का मानचित्रकार पूछा जाएगा। 10 नंबर का मानचित्रकार पूछा जाएगा, जिसमें से यहाँ पर लिखा है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं मानचित्र से संबंधित है। 9वें निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था भाई, इसको याद कर लेना। दूसरा प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। आगे देखो तीसरा प्रश्न को क्या कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो चंपारण से आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न चौथा देखो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसके बाद ये भाई आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 भी जो दिए ये भी 5 नंबर का दिया जाएगा, 5 नंबर का ये, और 5 नंबर को 10 नंबर का मानचित्र का भी पूछा जाएगा। तो भाई यहाँ से क्लास आप लोगों की समाप्त होती है। मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बता दिया है। चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।